नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले आप लोगों का बहुत सारा आभार। कल पूरे बजट के दिन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सारे व्यूज मिले, बहुत सारे कमेंट मिले, प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे रियल टाइम लोग हमारे साथ जुड़े थे। इन सब के लिए आपका आभार। बजट के कुछ हिस्से बच गए थे जिस पर लगा कि चर्चा आज कर ली जाए, कल के शोरगुल में शायद आपको सुनाई ना दिए हों। तो आज दिन की जो खबरें हैं उनमें कुछ हिस्सा बजट का भी है, कुछ हिस्सा पेटीएम का भी है और कुछ हिस्सा अन्य खबरों का भी है। कौन सी खबरें हैं? ऑन द शो देखिए। सरकार तेल कंपनियों में क्यों खरीदेगी हिस्सेदारी, देखिए ये है यू टर्न। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते करते, एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते करते तेल कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाने लगी। बजट के बाद केंद्र राज्य सरकारों में क्यों मची खींचतान? नहीं मची है तो मचने लगेगी। ऐसे संकेत हैं, ऐसे आंकड़े हैं कि राज्यों के बजट अब खलबली मचेगी वहां। क्यों ऐसा होगा ये आपको बताएंगे। 5 साल में सबसे कम सब्सिडी का आंकड़ा कितना भरोसेमंद? ये उस समय सरकार ने दिया जब चुनाव का साल है। सरकार कह रही है सब्सिडी घटाएंगे, 5 साल में सबसे कम सब्सिडी देने की योजना है। यह आंकड़ा भरोसेमंद है क्या, ये समझेंगे। रिलायंस और डिज्नी इंडिया की डील पक्की समझिए। जी हां, इस डील की खबर जब जब आई, शेयर बाजार में रिलायंस के शेयर ने दौड़ लगाई। क्या है इस डील के भीतर, कौन खरीद रहा, किसे खरीद रहा, कितने में खरीद रहा, क्यों इतनी ल्यूक्रेटिव, क्यों इतनी आकर्षक डील है ये समझेंगे। सुल्तानों की नहीं चली नहीं आई कोई रणनीति काम। तेल को ऊपर रखने के लिए सुल्तान जो कुछ कर सकते थे सब कर लिया। ओपेक की बैठक, सऊदी का तेल का कट, रशिया ने भी कर दिया, अरामको से कह दिया विस्तार योजनाएं रोक दो, सब कुछ जो कर सकते थे कर दिया था। लेकिन तेल नहीं टिका भाई, $80 के नीचे फिर है। क्यों है ऐसा? किसने नब्ज पकड़ ली, किसने नस दबा दी जो तेल की कीमतें ऊपर बढ़ ही नहीं रही हैं, ये आज समझेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर पेटीएम। अब पेटीएम का क्या होगा? तो ये तमाम खबरों से सजा है आज का मनी सेंट्रल। शुरुआत एक एक करके, पहले तेल कंपनियों की खबर। तेल कंपनियों के ऊंचे और मजबूत मुनाफे ने सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने तेल कंपनियों को इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए मदद देने और रणनीतिक रिजर्व भंडार को भरने की योजना को टाल दिया। अगले वित्त वर्ष में सरकार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मामूली हिस्सेदारी ही खरीदेगी। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक सरकार ने तेल कंपनियों में अगले वित्त वर्ष के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन की राशि को घटाकर आधा कर दिया। सरकार ने कह दिया कि हम अब इक्विटी और नहीं खरीदेंगे, पैसा और नहीं दे पाएंगे, तुम खुद ही कमा रहे हो, चलो। सर, क्यों मजबूर होना पड़ा सरकार को? ये बड़ा यू टर्न है इस बजट का। और जैसा हमने कल कहा था कि बजट के कुछ और हिस्से हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। कल आप लोगों ने बजट पर प्रतिक्रियाएं दी, स्नेह दिया, आप सबके सवाल आए और बहुत उत्साह दिखाई दिया, आशीर्वाद मिला। इस सब के लिए मनी 9 की पूरी टीम की तरफ से आपका आभार। पूरे दिन हमने बजट पर चर्चा की और उसी से निकला एक हिस्सा जो हमें बजट में के दस्तावेजों के भीतर छिपा हुआ मिला, वो ये था कि सरकार जो तेल कंपनियों को इक्विटी से मदद देने जा रही थी, उसे अब तेल कंपनियों के मुनाफे दिखाई देने लगे। क्योंकि तेल कंपनियों की बैलेंस शीट में मुनाफे हैं। पिछले 1 साल से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें नीचे भी आई हैं, $80 से नीचे भी हैं और तेल कंपनियों के जो मार्जिन्स थे वो बेहतर होना शुरू हो गए। इसलिए अब सरकार को लगता है कि तेल कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए की जो इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत थी उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पता रहे कि भारत की तेल कंपनियों के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं और उनके पास निवेश की कोई नई बड़ी परियोजनाएं नहीं है और इसलिए उनसे डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा गया है बाकी अन्य क्षेत्रों में। तो ये फैसला तेल कंपनियों के मुनाफे को देखते हुए किया गया। इसका एक सूत्र आगे भी जाएगा जिस पर हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों किया सरकार ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की योजना थी उसके लिए एक घोषणा की है। ये माना जा रहा था कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ऐसा भी सरकार की तरफ से बताया गया था, लेकिन अब संभावना है कि शायद एक कुछ छोटी राशि डालकर कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी तैयार किए जाएंगे। सर, इस बात की भी उम्मीद थी कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती करेगी, उसका क्या हुआ? ये फैसला शुभम इसी फैसले से जुड़ता है। ऐसा लगता है कि कल सरकार ने बजट में इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में कटौती तो कभी भी घोषित की जा सकती है। सरकार के हाथ में इस बात के संकेत हैं कि चुनाव की तरफ बढ़ते हुए, राजनीतिक तापमान को समझते हुए शायद सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा करे, जो कि अप्रैल में भी की जा सकती है, मार्च में भी की जा सकती है। और उसका स्पेस बनाने के लिए तेल कंपनियों में इक्विटी ट्रांसफ्यूजन किया जाना था या जो इक्विटी की मदद दी जानी थी उसे रोक लिया गया है।
गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो बजट घोषित हुआ है उसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 8% की बढ़ोतरी है। बजट के संशोधित अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राज्यों को केंद्र के कुल 20.99 लाख करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर होने का अनुमान है। 24-25 में 22.75 लाख करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर होने की घोषणा है। 24-25 के लिए राज्यों को घोषित कुल बजट में 12.2 लाख करोड़ वह पैसा है जो राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी के तौर पर मिलेगा। 24-25 में पेश हुए बजट में केंद्र सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को कम कर 5.1% पर रखा है। बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। आशंका यह है कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश होगा तो उसमें सरकार की तरफ से बड़ी टैक्स बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है कि भाई जब आपको राजकोषीय घाटा कम करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो ज़्यादा टैक्स लो या खर्चे कम करो। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो सीधी सी बात है, खर्चे कम करने तो राज्यों को भाई अब नहीं देंगे पैसा, राज्य कम पैसा देंगे तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। राज्यों पर लोक लुभावन खर्चों का बोझ है, ऐसे में संभावना कम है कि राज्यों की तरफ से वित्तीय अनुशासन का पालन होगा। सर, चुनाव आते आते, चुनाव से पहले पहले खींचतान मच जाती है और ये साफ दिख रही है कि राज्यों पर अगर आप देखिए, अब इलेक्शन में तो राज्य भी जा रहे हैं, जहां राज्य सरकारें, उन्हें भी खर्च तो करना ही है। यही बजट उनके पास भी, उनका भी चुनावी बजट है अगर केंद्र बड़े चुनाव के हिसाब से देखें। आपको क्या लगता है राज्यों के बजट का इस बजट पर क्या असर पड़ेगा? इस बजट से दो आंकड़े निकले जो काफ़ी चौंकाने वाले थे और अभी हाल फिलहाल में केंद्र और राज्य के राजनीतिक रिश्तों पर काफ़ी गहमा गहमी और सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। पर हम आंकड़ों के भीतर से देखें, आंकड़े ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कुल टैक्सेस में राज्य सरकारों को केवल 32% हिस्सा ट्रांसफर करेगी अगले वित्त वर्ष में। हमने जैसा कल आपसे कहा था, फिर हम कहते हैं कि आंकड़े अंतरिम बजट के हैं, जुलाई में हो सकता है आंकड़े बदल जाएं, पर इन आंकड़ों के आधार पर ऐसा दिखाई दिया कि केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाला टैक्स का हिस्सा 32% होगा। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिश के मुताबिक राज्य सरकारों को 41% हिस्सा मिलना चाहिए था। यहां से यह बहस शुरू होती है कि क्या अगले साल सरकार राज्यों को कम पैसा देगी क्योंकि उसको राजकोषीय घाटा कम करना था। अब देखिए गणित और मैथ्स कैसे बनती है बजट की, इसको समझना जरूरी है। ये ट्रांसफर कम करके दिखाने से ही अगले साल वो नंबर आया निकलकर जिस नंबर में आपको जीडीपी के अनुपात में 5.1% का राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ इतना कम फंड या फंड में ये कटौती राज्य सरकारों के बजट पर भारी पड़ेगी क्योंकि राज्य सरकारों के लिए अब 2 साल पहले तक जो उन्हें जीएसटी के नुकसान की राशि मिल रही थी वो भी बंद हो गई और अब राज्य सरकारों को या तो केंद्र से मिलने वाले हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है या उन्हें कर्ज पर निर्भरता दिखानी होती है। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जो सस्ते कर्ज की स्कीम घोषित की थी कोविड के दौरान उसे जारी रखा है। और कल वित्त सचिव ने शाम को अपनी प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल पूछा गया था उनसे, के जवाब में उन्होंने कहा कि जो 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्यों को दिया जाएगा वो भी इस आउटले में शामिल है। पर अगर आप टैक्स के हिस्से के तौर पर देखें तो अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को केंद्र से कम ट्रांसफर मिलने की संभावना है। सर, दूसरा, अभी देखे गए हैं हाल फिलहाल में बहुत सारे विवाद उभर के आए हैं केंद्र और राज्यों के बीच। ये विवाद कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है क्यों उभर रहे हैं? पहली तो बात तो ये, इनको सुलटाया कैसे जाएगा? देखिए, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। हम आपको लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि राज्य सरकारों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 9% 10% से ऊपर है। राज्य सरकारें जीएसटी के बाद टैक्स लगाने के अपने विकल्प सीमित कर चुकी हैं या खो चुकी हैं क्योंकि अधिकांश खपत आधारित टैक्स तो अब केंद्र सरकार के और जीएसटी के हिस्से में आ गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए हिस्से हैं उनसे टैक्स का कलेक्शन कम होता है। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन के टैक्स बढ़ा सकती हैं, राज्य सरकारें वाहन पे के पंजीकरण के टैक्सेस बढ़ा सकती हैं, कुछ सर्विसेज पर टैक्स बढ़ा सकती हैं, पर उनकी अपनी एक सीमा है। ज़्यादा बढ़ाने पर राजनीतिक रूप से नुकसान भी होता है। तो जद्दोजहद यह है कि केंद्र सरकार से राज्यों को अधिक से अधिक संसाधन चाहिए। केंद्र सरकार ने टैक्सों का ढांचा इस तरह से बदला कि वो सेस लगाने लगी और सेस के हिस्से से आने वाला टैक्स राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता। पिछले वित्त आयोग की बैठक के दौरान भी राज्यों ने मामला उठाया था और उसके बाद लगातार जीएसटी के बाद ये विवाद उठता रहा है। अब जो ताजे विवाद उठे वो ये था कि कई जगह यह कहा गया कि राजनीतिक आधार पर फंड का बंटवारा होता है। पश्चिम बंगाल इस बात का आरोप लगा रहा है, बल्कि नीति आयोग के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी चर्चा में थी जिसमें राजनीतिक वरीयता के आधार पर जिस राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकारें उन्हें कम फंड मिलने की शिकायतें लगातार की जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर दक्षिण के बीच फंड के बंटवारे का सवाल भी उठने लगा है कि उत्तर के राज्य कम योगदान करते हैं केंद्र सरकार के राजस्व में, दक्षिण के राज्य बेहतर इनकम के कारण ज़्यादा योगदान करते हैं। इन सारे माहौल के बीच में नए वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो इस बार देखना ये होगा कि भारत में नया वित्त आयोग
इस समस्या के समाधान को लेकर आता क्या है, क्योंकि पिछले वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों के हिस्से में कमी की थी और अब वो और ज़्यादा कमी होती दिखाई दे रही है। थोड़ा जो फंसा हुआ और संवेदनशील मामला है, देखना है कि नया वित्त आयोग क्या फैसले लेकर आता है। लेकिन राज्य सरकारों के लिए आने वाला साल वित्तीय तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उनको केंद्र से कम पैसे मिलते हैं तो उन्हें ज़्यादा कर्ज लेने पड़ेंगे। देखिए, बात वही है, केंद्र को खर्चा चलाना है तो उसको पैसा दो ही जगह से आएगा। या तो केंद्र सरकार हिस्सा बढ़ाए, जो वो कर इकट्ठा कर रही है जीएसटी के रूप में, या फिर वो अपने लोगों पर टैक्स लगाएं और ज़्यादा लें, वहाँ बहुत गुंजाइश है नहीं। और तीसरा सबसे आसान रास्ता कि भाई कर्ज ले लें। कर्ज लेने पर जो ईल्ड होती है, जो ब्याज दर होती है, वो ईल्ड से तय होती है। अगली खबर ईल्ड की सुनिए। गुरुवार को पेश हुआ बजट के बाद संभावना बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आएगी, जिससे रिजर्व बैंक को पॉलिसी दरों में घटाने में मदद मिलेगी, नीतिगत दरें कम हो सकती हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एक अनुमान आया। उन्होंने कहा कि 2024 के दौरान भारत में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड घटकर 6.75% पर आ सकती है। करीब आधा फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी शुक्रवार को 10 साल की बॉन्ड यील्ड में, और ये घटकर 7.03% पर आ गई है। सर, क्या मायने हैं इस आंकड़े के, और मैं ज़्यादा करीबी से समझना चाहूँगा राज्यों की स्थिति के हिसाब से। 7% तो केंद्र सरकार को कर्ज मिल रहा है, क्या राज्यों को भी इतने पे ही मिलेगा? शुभम, कल की चर्चा से ही हम इसे जोड़ सकते हैं। कल हमने आपसे कहा था कि ये बजट किसके लिए बना, ये बजट उन निवेशकों के लिए बना जो बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें भारत के बॉन्ड बेचे जाते हैं। इस बजट का सबसे बड़ा आंकड़ा क्या था, उस पर आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन इस बजट का सबसे बड़ा दावा यह था कि भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे में रिकॉर्ड कटौती करेगी। 5.8% जो इस साल के बजट में दिखता है, वो अगले साल घटकर 5.1% रह जाएगा और 5% से नीचे का जो रास्ता है उसे चुना जाएगा। इस खबर ने बॉन्ड बाजार के कानों में संगीत की तरह काम किया, क्योंकि इसी वजह से भारत में 10 साल के सरकार के बॉन्ड की यील्ड घट गई, जो 7.3% के आसपास आ गई, और माना जा रहा है कि जैसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कहा है कि 6.75% हो जाएगी। इससे सरकार के कर्ज की लागत में कमी होगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो रिजर्व बैंक को बाजार में ब्याज दरें कम करने में मदद मिलेगी। पर ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे किंतु और परंतु हैं। इतना घाटा कम करने के लिए, इतना कर्ज कम करने के लिए सरकार संसाधन कहां से लाएगी, कितने नए टैक्स लगाएगी जुलाई में, या खर्च में कटौती करेगी? खर्च में ज़्यादा कटौती होगी तो अर्थव्यवस्था में अगर प्राइवेट सेक्टर का निवेश नहीं आया तो इकोनॉमी को पंप कौन करेगा, पैसा कौन देगा? इस तरह के असंख्य सवाल हैं जो इस बजट से निकल कर आ रहे हैं। पर बॉन्ड बाजार को ये 5.1% का नंबर पसंद आया, अच्छा लगा। दुनिया के निवेशकों को दिखाने के लिए भी ये नंबर अच्छा था। अब केंद्र सरकार के लिए तो ये खबर अच्छी है कि उसके कर्ज की लागत कम होगी, पर राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अगर और बिगड़ेगी, जैसा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर राज्य सरकारों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे तो उनके खजानों पर दबाव और उनके घाटे शायद उस अनुपात में कम नहीं होंगे जिस अनुपात में केंद्र सरकार अपने घाटे कम करने की कोशिश कर रही है। और यही वो सवाल उठता है कि केंद्र और राज्य मिलकर क्या भारत की वित्तीय योजना बनाते हैं, या केंद्र सरकार अभी अपने बॉन्ड बेचने के लिए बॉन्ड निवेशकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में शुभम, अगर बॉन्ड यील्ड कम भी होती है इस साल नवंबर दिसंबर तक 6.75% या 6.85% तक आती है, राज्य सरकारों के लिए कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश कम है, क्योंकि उन्हें तो महंगी दर पर ही बाजार से कर्ज लेना पड़ेगा। सर, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कुछ भी करें, हमें आपको सस्ता कर्ज मिलेगा, जनता को मिलेगा? अभी तो अमेरिका से भारत तक इस बात की संभावना और गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और शामिल हो जाता है महंगाई का। क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो एक हिस्से में सरकार का मर्चेंट बैंकर है, सरकार के लिए कर्ज जुटाता है, उसके बॉन्ड जारी करता है, और दूसरे हिस्से में देश का मॉनेटरी मैनेजर भी है और देश में मुद्रास्फीति का प्रबंधन भी करता है। तो भले ही बॉन्ड यील्ड कम हो जाए सरकार के राजकोषीय घाटे के कारण, पर दूसरा पहलू चिंता के बना हुआ है और वो महंगाई वाला है। और अगले साल महंगाई दर कितनी कम हो पाएगी, हमने कल आपको विस्तार से बताया था कि 4% का लक्ष्य मिलने की तो संभावना नहीं दिखाई देती। तो इसलिए ब्याज दरों में भी तत्काल कमी के संकेत नहीं है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में भी इस बात के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में खाद्य, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी का जो प्रस्ताव दिया है वह 5 साल में सबसे कम सब्सिडी है। खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़, फर्टिलाइजर 1.64 लाख करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 11,925 करोड़ अनुमानित है। तीनों सब्सिडी को मिलाकर अगर देखें तो आंकड़ा 3.81 लाख करोड़ का
बैठता है। तीनों सब्सिडी का ये आंकड़ा वित्त वर्ष 20-21 के बाद सबसे कम होगा। सर, इस पर भरोसा किया जाए? हाँ, इस आंकड़े को भी आप 2 चुटकी नमक के साथ लीजिए, एक के साथ नहीं, क्योंकि सब्सिडी के आंकड़े बजट में हमेशा जो बजट में कहे जाते हैं और जो अगले साल के बजट में आते हैं उनमें बड़ा फर्क हो जाता है। हमेशा सरकारें सब्सिडी को अंडर एस्टिमेट करती हैं और बाद में उस सब्सिडी का बिल बेहाथ हो जाता है और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। फिर यहाँ भी वही बात आई, चूंकि 5.1% के फिस्कल डेफिसिट का पूरा रास्ता दिखाना था, तो सरकार ने उसमें भी कमी करने का प्रस्ताव किया या घोषणा की, जिसमें सरकारों का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा, किसी भी सरकार का, क्योंकि सब्सिडी काटना सरकारों के लिए असंभव काम है। और यह आंकड़ा भरोसेमंद इसलिए नहीं लगता 3.8 लाख करोड़ का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर के कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, सप्लाई की कॉस्ट बढ़ी हुई है, खासतौर से रेड सी के से उस कच्चे माल को लाने के कारण उसकी शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े हुए हैं। और इसके अलावा अभी ये भी संभव नहीं है कि यूरिया और बाकी खाद उर्वरकों की कीमतें बढ़ाई जा सकें। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो जो बिल लगातार बढ़ रहा है, अगले साल उसमें कमी कैसे होगी, जबकि फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ेगी और लागतें भी बढ़ेंगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये आंकड़ा थोड़ा भरोसेमंद नहीं दिखता। लेकिन चूंकि पूरी गणित और मैथमेटिक्स में आपको एक अंक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती, इसलिए यह आंकड़ा भी उसी हिस्से का पार्ट था कि सरकार ने कहा कि अगले साल वो सब्सिडी में भी कटौती करेगी। सब्सिडी में कटौती करेगी तो क्या कीमतें बढ़ाएगी फर्टिलाइजर की? कहना मुश्किल है, क्योंकि सब्सिडी में कटौती उसी स्थिति में होगी। देखना होगा जुलाई में सरकार ने अपने लिए, आने वाली सरकार के लिए या नई सरकार के लिए बेहद कठिन लक्ष्य तय कर दिए हैं। जो लक्ष्य इस 5.1% के का जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, इससे झांकते हुए दिखाई देते हैं। रिलायंस और डिज्नी इंडिया की डील लगभग पक्की मानी जा रही है। इस मर्जर से रिलायंस कंपनी को करीब 51 से 54% का हिस्सा मिलने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने रिलायंस का ये करीब $3.5 बिलियन का होगा, जो डिज्नी की इंडिया यूनिट की वैल्यूएशन के मुकाबले बहुत कम है। इस डील के बाद भारत में एंटरटेनमेंट कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज की पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। सर, रिलायंस का शेयर चल जाता है, क्या सस्ती मिल रही है डील? ये बाजार को कल के बाद आज बाजार को मदद देने वाली खबर थी और शेयर बाजार में हमने इस पर तेज प्रतिक्रिया भी देखी। डिज्नी के भारतीय हिस्सेदारी को खरीदना रिलायंस के लिए एक बड़ा एक्सपेंशन है एंटरटेनमेंट सेक्टर में, और रिलायंस का स्टॉक जो पिछले 1 साल से लगभग सुस्त था, उसमें काफ़ी तेज गति हमें पिछले दिनों में दिखाई दी। दिलचस्प बात यह है कि जी सोनी और डिज्नी वाली जो पूरी डील थी, उसके टूटने से और ख़त्म होने से इसका सीधा परोक्ष फायदा रिलायंस को मिला। पिछले साल मतलब नवंबर दिसंबर तक इस बात की चर्चा थी कि जो वैल्यूएशन है डिज्नी के भारतीय कारोबार का, वो 15 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है, और तब इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि उसका वैल्यूएशन का $3.5 बिलियन रह गया है, और जिसमें करीब 2 से $2.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर मुकेश अंबानी की कंपनी को डिज्नी के भारतीय कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी। और ये अपने आप में पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बेहद सस्ती डील है, और इसीलिए शेयर बाजार रिलायंस के स्टॉक को दुलार रहा है, और रिलायंस के स्टॉक में हमें तेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बावजूद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के नीचे आ चुका है। गैर ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल की सप्लाई में की जा रही बढ़ोतरी की वजह से ओपेक देशों ने अपनी सप्लाई नहीं घटाई है, जिस वजह से कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। सर, क्यों नहीं थम रही क्रूड की ये गिरावट? तमाम कोशिशों के बाद भी ओपेक देश हार रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया के कच्चे तेल के बाजार में एक मजबूत संतुलन आ चुका है, जो 70 और 80 के दशकों में एक तरफा हुआ करता था। वो संतुलन है कि गैर ओपेक देश जो ओपेक में सदस्य नहीं हैं, उन्होंने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की, और सबसे खास तौर पर अमेरिका के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका ने फ्रैकिंग के सहारे जो तेल का उत्पादन किया, अमेरिका पिछले साल ऑयल का नेट एक्सपोर्टर हो गया, और यूरोप का वो बाजार जहाँ से रूस का तेल विदा हुआ था, वहाँ इस बात की संभावना थी कि यूरोप के देश मध्य पूर्व के देशों पर आश्रित होंगे, पर उस बाजार को अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया और अमेरिका का तेल वहां पहुंच रहा है, और इसलिए ओपेक देशों का वो दबदबा टूट रहा है। नहीं तो एक छोटा सा भी बम फूटने पर, एक छोटा सा भी टकराव होने पर मध्य पूर्व में कच्चे तेल की कीमतें $90-100 की ऊंचाई पर जा लगती थी। अब स्थिति यह है कि वो $80 पर है। कई सारी ओपेक अर्थव्यवस्थाएं जिनके यहाँ उत्पादन की लागत $75 और $80 के आसपास आती है, $70-75 के आसपास आती, वो अब मुश्किल में फंसने वाली हैं लंबे समय तक, क्योंकि उन्हें सस्टेन करने के लिए $80 से $85 प्रति बैरल की ज़रूरत है। हालांकि अभी रूस और सऊदी अरब जैसे कुछ देश हैं जिनके लिए ये सहनीय स्तर है, लेकिन अगर मांग अचानक टूटती है, सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावना दिखती है, दुनिया में मांग कम होती है, तो फिर ओपेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अब इसका उल्टा असर पड़ना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ।
फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर में शुक्रवार को भी निचला सर्किट देखने को मिला। कंपनी के शेयर का भाव घटकर 487 रुपए तक आ गया। कंपनी के पेमेंट बैंक को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद शेयर बाजार में इसके शेयर की लगातार पिटाई हो रही है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा निवेशकों को हो रहा है, उन म्यूचुअल फंड को हो रहा है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ था। जिन म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पैसा लगाया था, दिसंबर तिमाही तक पेटीएम में म्यूचुअल फंड हाउसेज की जो हिस्सेदारी थी 4.99% थी। किन्होंने पैसा सबसे ज़्यादा लगा रखा था? मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 2.51% हिस्सेदारी और निपॉन म्यूचुअल फंड की 1.05% हिस्सेदारी थी। सर, अब अगर बीच में पेटीएम है तो इसके एक तरफ खड़े हैं निवेशक, एक तरफ खड़े हैं ग्राहक। पहले बात निवेशकों की, क्या करें निवेशक, क्या होगा उनका? निवेशक तो फंस गए हैं और मुझे लगता है कि फिर वॉरेन बफेट से सीख लेनी चाहिए। आज बाजार इस बात को याद कर रहा था शुभम, जो पेटीएम में आज दूसरी बार लोअर सर्किट लगा, 20% से स्टॉक गिरा, तो बाजार को याद आया कि 2 महीने पहले वॉरेन बफेट कंपनी से अपनी हिस्सेदारी निकाल कर ले गए थे और इससे पहले जो बड़े निवेशक थे वो पैसा निकाल कर ले गए थे। हमेशा शेयर बाजार में जब ऐसी स्थिति आती है तो छोटे निवेशक अपनी उंगलियां, हाथ, कोहनियां और कंधे सहलाते मिल जाते हैं। बड़े निवेशक समय पर चीज़ें संभाल कर निकल जाते हैं। अब पेटीएम का स्टॉक टूटने की तरफ है। कल हमने अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञों से भी पूछा था, उनके भी आकलन ऐसे थे कि अभी तो लोअर सर्किट पे फंसा है, खुलेगा तो और नीचे जाएगा। दरअसल पेटीएम, इस पूरी व्यवस्था के बाद पेटीएम के कारोबार का जो सबसे महत्वपूर्ण और पोटेंशियल हिस्सा था वो बंद हो गया, जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला था। तो इसलिए जो निवेशक फंसे हुए हैं उनके उभरने की, निकलने की संभावना भी नहीं, और जिन्होंने आईपीओ खरीदा था उनके लिए तो खैर पूरी तरह से वेल्थ का डिस्ट्रक्शन है कंपनी में। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, वो शायद अपने प्रॉफिट्स को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर, अपने नुकसानों को इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत के म्यूचुअल फंड्स की भी एक ठीक ठाक स्किन पेटीएम के इस क्राइसिस में फंसी हुई है। ग्राहकों के लिए जो कन्फ्यूजन है वो क्या करें? ग्राहकों के लिए हमने आपको कल फिर बताया, कई लोग आज फिर जानना चाहते थे। ग्राहकों के लिए फिर दोबारा ये बात समझना जरूरी है कि जो ग्राहक पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक के तौर पर पेटीएम की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी सारी सेवाएं बंद होने वाली हैं। पर जिन लोगों ने पेटीएम की सेवाओं को किसी दूसरे बैंक के जरिए ले रखा था, वो सारी सेवाएं चलती रहेंगी। फिर चाहे आप वॉलेट चला रहे हों, चाहे फास्टैग चला रहे हो या बाकी कोई काम कर रहे हो, इतना स्पष्ट सा बंटवारा है। तो पेटीएम बंद नहीं होगा। इसको लेकर या पेटीएम, कोई कहे कि पेटीएम बंद हो रहा है या उसका कारोबार बंद हो रहा है या उसका यूपीआई नहीं चलेगा, ये बात 100% गलत है। पर पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा, ये बात भी 100% सही है। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां से अपना अकाउंट, अपने पैसे विड्रॉ करें और किसी दूसरे बैंक के अकाउंट को जोड़कर पेटीएम के ऐप का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। सर, तीसरी चीज, अब पेटीएम का भविष्य में क्या होगा? शुभम, मौजूदा परिस्थिति में पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद पेटीएम के भविष्य पर खासा अंधेरा है, क्योंकि पेटीएम जिस माइक्रो क्रेडिट के, कर्ज देने के और बाकी चीज़ों के कामों में आगे जाना चाह रहा था, वो काम बंद हो गया। पेटीएम अकेला पेमेंट बैंक था जो प्रॉफिटेबिलिटी के करीब पहुंच रहा था। पेटीएम के पिछले महीनों में जो बयान आए थे उस हिसाब से लगता था कि अगले 2-3 तिमाहियों में पेटीएम शायद प्रॉफिट में या ब्रेक इवन कर जाएगा। अब इसके बाद पेटीएम एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह रह जाएगा, जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जिसके पास अपना कोई पेमेंट बैंक नहीं होगा, इसे कोई भी डाउनलोड करके इसके जरिए अपना इस्तेमाल कर सकेगा। और निश्चित तौर पर पेटीएम का, इतनी बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी का सपना यह नहीं था कि वो थर्ड पार्टी ऐप बनकर रह जाए। ये पेटीएम का भविष्य दिखता है। सर, दूसरी कंपनियों में क्यों इतनी खलबली है? दूसरे जो फिनटेक कंपनियां हैं उनमें भी सख्ती के इस एक्शन के बाद बड़ी खलबली है। बहुत बड़ा क्रैकडाउन था आरबीआई का। आरबीआई ने 2018 से 2023 तक पेटीएम को लगातार अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए का मौका दिया, बताया, लेकिन वो चीज़ें साफ सुथरी नहीं हो पाई। और खासतौर से चीन के साथ पेटीएम का जो लिंक था, अलीबाबा की कंपनी के साथ जो लिंक था, उसने शायद पेटीएम को लेकर रिजर्व बैंक को इस फैसले को करने पर बाध्य किया। हालांकि रिजर्व बैंक और पेटीएम की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, पर बाजार को ऐसा लग रहा है। बाकी फिनटेक कंपनियों को लग रहा है कि पेटीएम के इस पूरे मामले का रिजर्व बैंक फिनटेक को लेकर बेहद सख्त हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी के ऑडिट, केवाईसी के ऑडिट और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और इसलिए खासी खलबली है फिनटेक कंपनियों में जो काम कर रही हैं और पेमेंट बैंक्स में काफ़ी काम कर रही हैं। और खासतौर पर उन कंपनियों में खलबली दिखती है जिनके पास विदेशी पूंजी है। एडटेक स्टार्टअप बायजूस भी अब दिक्कतें उसकी बढ़ने लगी हैं, संकट में फंसा नजर आ रहा है। बायजूस के 6 बड़े निवेशकों ने एक प्रस्ताव भेजा जिसमें कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी से बोर्ड से बाहर करने का
बात कही गई है, जिसमें उधर अमेरिका में बायजूस की सहायक कंपनी ने अमेरिकी अदालत में दिवालिया होने के लिए आवेदन कर दिया है। सर, बायजूस की अमेरिका में बैंकरप्सी भारत में कोई असर डालेगी? अब बायजूस की अमेरिका में बैंकरप्सी बायजूस को लेकर जो भारत में सेंटीमेंट बना उसे और ज़्यादा खराब करेगी। देखिए, भारत के फिनटेक स्पेस के दो पोस्टर बॉय थे, दो फ्लैग बेरर थे, एक पेटीएम और दूसरा बायजूस। जनवरी की शुरुआत तक दोनों का मेल्टडाउन हो गया। बायजूस जो संकट में है और कि अब निवेशक बायजू रविंद्रन को हटाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वैल्यूएशन की बात हमको बता चुके हैं कि 99% वैल्यूएशन टूट चुका है बायजूस का, पर बैंकरप्सी शुरू होना बायजूस के भविष्य के लिए और ज्यादा खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा का शेयर 14% उछल गया। मेटा के शेयर में यह उछाल तीसरी तिमाही के मजबूत अच्छे नतीजों के बाद आया। दिसंबर तिमाही में मेटा का कुल राजस्व 25% बढ़कर $40 अरब के पार निकल गया। प्रति शेयर आय 200% से ज़्यादा बढ़कर $14 अरब रही, यानी कंपनी के प्रति डॉलर $5.33 की कमाई की है। यह एक साल में इसी तिमाही के कंपनी के प्रति शेयर $4.65 थी, यानी कंपनी के प्रति डॉलर केवल $1.76 ही कमाए। दूसरी खबर चीन से है। चीन की अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती को देखते हुए वैश्विक निवेशकों का वहां से निकलने का ट्रेंड बना हुआ है। जनवरी से के दौरान लगातार छठे महीने वैश्विक निवेशकों ने चीन से करीब $2 अरब के शेयर बेचे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार 6 महीने तक वैश्विक निवेशकों ने चीन में बिकवाली की है। कोई टिप्पणी आपकी सर? चीन पर नजर रखने की जरूरत है। चीन में अब रिकॉर्ड विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड बिकवाली हमारे सामने दिखाई दे रही है और चीन की सरकार बाजार को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रही है। अगली एक तिमाही में चीन के वित्तीय बाजार से मिलने वाले संकेत पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। सर, अगली मुलाकात हम करेंगे रविवार को अपने दर्शकों के साथ। क्या होगा खास इकोनॉमिकम में? बजट सुन लिया आपने, सरकार की एक छोटी सी आर्थिक समीक्षा आई, वो भी पढ़ लिया आपने। अब चुनाव की तरफ जाते हैं और चुनाव के करीब भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर इस बजट के आईने में कैसी दिखती है, किस तरीके का भारत हमें चुनाव की तरफ जाता दिखाई देगा, आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे। शायद इस तस्वीर से आप कुछ परिचित होंगे और कुछ नहीं। इस बार के इकोनॉमिकम में बजट से उभरी कैसे भारत की तस्वीर हम बताएंगे आपको, या इस चुनाव से पहले कैसा भारत दिख रहा है अर्थव्यवस्था के तौर पर, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कई दिलचस्प सूचनाएं और आंकड़े उसमें और जानकारियां आपके लिए होंगी। तो हमारे साथ जुड़िए इकोनॉमिकम में मनी 9 के सुपर ऐप पर रविवार को 11 बजे। तो ये था हमारा आपका आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।